बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली ख़ान है। मैं एज ए माहिर अमराज़ नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। लास्ट व्लॉग में जैसे हमने डिप्रेशन की काजेज़ और उसकी सिम्टम्स के बारे में तफसील से बात की थी, आज हम उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। बेसिकली इसके इलाज में 3 अप्रोचेज़ हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जिसको हम एक फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है कि हम मेडिसिन से इलाज करते हैं, और दूसरी हमारे पास जो अप्रोच होती है उसको हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, या बातों के ज़रिए से इलाज किया जाता है। और तीसरी जो हमारे पास अप्रोच है उसको हम ECT कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। ये हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट्स पर रह जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के, दवाइयों से इसका इलाज कैसे है। इसमें हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं उसको हम SSRI कहते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। ये फर्स्ट चॉइस हैं जो डिप्रेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ जिसको हम SNRI कहते हैं, ये सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, जैसे डेलोक्सिटीन है या इसमें वेनलाफेक्सिन है, ये सारी इसमें शामिल हैं। जबकि SSRI के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं उसमें सर्टलिन है, फ्लोक्सिटीन है, और इसके अलावा जो है ना पेरोक्सिटीन है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इसके अलावा जो दवाइयों से तरीका इलाज है वो और भी हैं शामिल, लेकिन उनमें एज सच जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं वो SSRI और SNRI हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका इलाज है जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, या बगैर दवाइयों से इलाज किया जाता है, उसमें सबसे पहले कि ये है कि हम पेशेंट्स को इंफॉर्मेशन केयर देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं उसकी बीमारी के हवाले से कि बीमारी है क्या और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और कितना अरसा इसका इलाज करेगा, जिसमें पेशेंट्स को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है और साथ साथ उसकी फैमिली को भी एजुकेट किया जाता है बीमारी के हवाले से। इसके साथ साथ फिर जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें सपोर्टिव साइकोथेरेपीज़ हैं, फैमिली सपोर्टिव थेरेपीज़ होती हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जो प्रॉब्लम्स उसको फेस हो रहा है ज़िंदगी के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ और भी नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, जैसे इंटरपर्सनल थेरेपी है कि पेशेंट्स के जो रोल चेंज हो गया। जैसे एक पेशेंट्स पहले अनमैरिड था, उस पर कोई बर्डन नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी शादी होगी, शादी के बाद बच्चे, फैमिली, और तो उसका रोल चेंज हो जाता है, वो अनमैरिड से मैरिड में कन्वर्ट होता है। तो उसके अंदर फिर ये समटाइम्स हमने देखा है कि जो ही रोल चेंज हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकती हैं, जिसमें इंटरपर्सनल थेरेपी का बड़ा अच्छा रोल है। या इंटरपर्सनल थेरेपी जो है, डिस्प्यूट्स, अगर कोई पेशेंट्स का कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस हवाले से भी जब इस पे काम किया जाता है तो उसमें भी देखा है कि आउटकम अच्छा निकलता है। या समटाइम्स क्या होता है कि ग्रीफ हो सकता है, कोई ऐसा लव्ड वंस है जिसकी डेथ हो गई है, उसके हवाले से फिर पेशेंट्स को ग्रीफ की काउंसलिंग की जाती है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इससे हमने देखा है कि काफ़ी हद तक पेशेंट्स जो है ना, जब इन चीज़ों को एड्रेस कर लिया जाता है तो काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बिहेवियरल एक्टिवेशंस हैं। बिहेवियरल एक्टिवेशन से मुराद है कि हम उसको एक ख़ास टेक्निक सिखाते हैं जिससे अपने रवैयों के अंदर वो थोड़ा सा बेहतरी लेके आते हैं। जैसे एक नाश्ते की उसकी फ़िक्स रूटीन अगर होती है, उसमें थोड़ा सा बेहतरी की जाती है। फिर हम कहते हैं कि शाम को वॉक करें, हेल्दी डाइट ले, एक्सरसाइज करें, ये सारे बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस हैं सारी। इस तरीके से भी देखा गया है कि जब नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट्स में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। या फिर मैरिटल थेरेपी एक होती है, ये भी नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर मैरिड लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट्स की, तो उसको थोड़ा सा एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। वक्त के साथ साथ देखा गया है कि अगर पेशेंट्स में ये दोनों फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज और कम्बिनेशंस के अंदर जब हम दे रहे होते हैं, अगर ये फेल हो जाती हैं तो हमने देखा है कि फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो रह जाती है उसको हम ECT कहते हैं। ECT मुराद है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, जिसमें ब्रेन के अंदर कुछ शॉक्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को, और कुछ अरसे के लिए है, लेकिन ये खतरनाक शॉक्स नहीं होते, ये मॉडरेट क्वांटिटी के होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, और एक खास प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ये दिए जाते हैं, जिससे भी देखा है कि पेशेंट्स के अंदर काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और ये यूजली इसका एक प्रोटोकॉल है बेसिकली, ऐसे ही नहीं दिए जाते कि ऐसे पेशेंट्स को आया हम उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, ऐसे नहीं होता। हम उसको गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, फिर रिजीम्स को देखते हैं कि पहले अगर ये मेडिसिन दी हैं, साथ हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस भी उसको इस्तेमाल की हैं,
फिर भी हमने देखा कि 2 SSRI दी हैं और साथ उनसे कोई फ़र्क नहीं आया और साथ हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस भी यूज़ की हैं, तो तब हम जाके कहीं एडवाइस करते हैं कि पेशेंट्स को जो है ना वो ECT से बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम नाइस गाइडलाइंस कहते हैं, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड क्लिनिकल एक्सीलेंस है, वो गाइडलाइंस को रिकमेंड करता है बेसिकली ना। उस गाइडलाइंस के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर माइल्ड डिप्रेशन है आपका, पेशेंट्स के अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरी के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर देखा गया कि माइल्ड सिम्टम्स पेशेंट्स में डिप्रेशन की आ रही हैं, तो उसमें हम ट्रीटमेंट पे नहीं जाते सबसे पहले ना। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस कहते हैं, बातों से इलाज करते हैं। उससे देखा गया कि पेशेंट्स के अंदर ना काफ़ी बेहतरी आती है, जैसे हेल्थ मॉडिफाई करे अपने आप को और हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, गाइडेड सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स उसको बताए जाते हैं। या CBT होती है जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, उसमें भी बड़ा कलीदी रोल होता है इसमें। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ लाइजोन बनाया जाता है और साथ मिलकर एक लाइजोन, एक ग्रुप, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू ये सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं। जब हम देखते हैं कि माइल्ड डिप्रेशन है, उसमें ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उसमें हम गाइडेड सेल्फ हेल्प प्रोग्राम करेंगे, CBT एडवाइस करेंगे। अगर फिर भी पेशेंट्स में बेहतरी नहीं आ रही तो फिर हम शॉर्ट टर्म जो है ना वो उसमें मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम SSRI कहते हैं, और साथ साथ CBT और दूसरे गाइडेड सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ये साथ साथ चलते हैं। अब इसका जो तरीका इलाज है बेसिकली 6 से 9 महीने तक ये चलता है और इसी तरीके से है कि पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप में रहता है, बाकायदगी के साथ वो चेकअप के लिए आता है, फिर उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली फिर मेडिसिन को आगे टाइट्रेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। फिर एक मैक्सिमम रेंज आ जाती है जिसको हम थेराप्यूटिक रेंज कहते हैं। उस थेराप्यूटिक रेंज के अंदर जाके हम उसको फिक्स कर देते हैं और फिर 6 to 9 मंथ तक ये कंटिन्यू रहती हैं। लेकिन जिस पेशेंट्स के अंदर हमें लगता है कि पेशेंट्स के अंदर रिलैप्स होने के चांसेस हैं या दोबारा डिप्रेसिव सिम्टम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी और कोई बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में 2 साल के लिए कम से कम हम रिकमेंड करते हैं। और पेशेंट्स हमारे पास रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, जिससे हमने देखा है कि पेशेंट्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं और काफ़ी हद तक उनकी सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। आज हमने इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की और नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह एक और डिजीज़ है जिसको साइकोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं, जिसको हम OCD कहते हैं या वहम की बीमारी है, इसके बारे में तफसील के साथ बात करेंगे। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।